गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग फंडामेंटल राइट देख रहे थे, ठीक। और आज फंडामेंटल राइट हम लोग का बच्चों कवर हो जाएगा और फिर कल हम लोग नीति निर्देशक तत्व का चैप्टर देखा जाएगा, ठीक है। और वो भी पूरा पीपीटी के माध्यम से देखा जाएगा, ठीक। तो नीति निर्देशक तत्व हम लोग का कल का क्लास होगा। आज की क्लास में हम लोग को फंडामेंटल राइट खत्म करना है। कल हम लोगों ने समाप्त कर लिया था आर्टिकल 28 तक, ठीक। अब हम आएंगे अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 तो देखते हैं बच्चों, अनुच्छेद 29 क्या है, ठीक है। आर्टिकल 29, ठीक है। अनुच्छेद 29 समझते हैं इसको, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ठीक है, ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं, ठीक है। यहां लिख दे अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये विशेष रूप से ये विशेष रूप से विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है, के लिए निर्मित, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए निर्मित निर्मित है। ये बात ध्यान में रखनी है बच्चों, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, ठीक। परंतु इसमें एक बात बताए कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये दोनों अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, परंतु इसमें भी अगर किसी को चूज करना हुआ तो हमारा सटीक आंसर क्या होगा? आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्यों आंसर होगा? क्योंकि 30 में अल्पसंख्यक शब्द का बच्चों प्रयोग हुआ है, जबकि जबकि ध्यान रखना, जबकि भारत में यहाँ जो अनुच्छेद 29 है, इसमें भारत में रहने वाले नागरिक, ठीक ना, यहाँ पे नागरिक शब्द यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नागरिक शब्द यूज हुआ है, नागरिक शब्द यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग को ये अधिकार तो है ही, जो बहुसंख्यक वर्ग हैं उनको भी अधिकार है। परंतु मूलतः मूलतः संविधान निर्माताओं ने ये बनाया किसके लिए है? ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही बनाया है। अब अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक कौन है? तो बच्चों ध्यान रखना, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग का कहीं कोई डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। अल्प मतलब कम, संख्यक मतलब संख्या, जिसकी संख्या कम हो। अब किसकी संख्या कितनी कम हो, ठीक है। तो अब जो है अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें तो मुस्लिम, ठीक है, क्रिश्चियन, ठीक, बौद्ध, जैन, पारसी, ठीक, और पूरा जो ये जैनी वर्ग जो है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अल्पसंख्यक। पूरे मुस्लिम वर्ग क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक। तो अब ये अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं, इनके लिए स्पेशली निर्मित किया गया है, ठीक, निर्मित किया गया है। परंतु वर्ड यूज हुआ है नागरिक, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखना, हमको 29 और 30 में आंसर देना हो तो हम आंसर किसको देंगे? 30 को देंगे। कि अगर पूछे कि कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए निर्मित है, तो अनुच्छेद 30। क्यों? क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक। अच्छा, अब आगे देखें हम लोग कि आखिर 29 में लिखा क्या है, ठीक है, लिखा क्या है। तो अब देखो ये बच्चों लिखा क्या है, भारत में भारत में प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। बनाए रखने का अधिकार होगा। अधिकार होगा, ठीक है। तो ये बच्चों लाइन है अनुच्छेद 29 का, ठीक। अब इसमें भी बच्चों, इसमें
क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, ठीक है, इसके कंडीशन है। तो मैं बराबर इस बात को बच्चों बता रहा हूं कि हम लोग को क्लास लेके नहीं चलना है, ठीक है। वनडे एग्जामिनेशन में क्लास के द्वारा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे क्लास लेके मैं नहीं चल रहा हूँ, पूरा जो है मैंने सीधे सीधे अनुच्छेद 29 टारगेट करके बताया है। तो अब यहाँ समझने की जरूरत है कि 29 क्या कह रहा है। तो प्रत्येक नागरिक, शब्द यूज है नागरिक, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का क्या होगा, अधिकार। ठीक। अब इसका मतलब देखो बच्चों क्या है, जैसे है क्या कि जैसे अगर हमारी विशेष भाषा की बात करें तो जैसे मान लो हम एक टारगेट कर ले किसी क्रिश्चियन वर्ग को, ठीक। अब कोई ईसाई वर्ग, मान लो मेरी ऑफलाइन की क्लास है, ठीक है, और मैं जो है क्लास ले रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी में, मगर वहाँ पे बच्चा जो है वो अगर मेरी सारी बातों को इंग्लिश में नोट करे तो मैं जो है कहीं भी उसे रोक नहीं सकता हूँ। वो जाके अगर समाज में अंग्रेजी में बात करता है, ठीक है, तो सरकार क्या है, सरकार उसको रोक नहीं सकती है कि तुम भारत में रह के इंग्लिश का यूज क्यों कर रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी का ज्ञान नहीं होता है। तो क्या हमारी सरकार यानी हमारा राज्य जो है क्या उन्हें रोक लेता है, नहीं। फिर बात करें जिसकी अपनी विशेष भाषा या लिपि, लिपि मतलब क्या, वही लेखन शैली, उसकी बनावट। तो अगर वो पूरा पूरा इंग्लिश में लिख रहा है तो क्या हम उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 29 जो है, ठीक है, ये उनको ऐसा करने की इजाजत दे रहा है, ठीक। अब बात करें तो ये लिपि हो गया, और उनकी संस्कृति, ठीक है, तो उनकी अगर कोई विशेष संस्कृति, अच्छा यहाँ ध्यान क्या रखना है बच्चों कि संस्कृति जो है, अब देखो मैं बार बार बोला हूं कि 3 आधार ऐसे होते हैं, ठीक, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, इनके आधार पे फंडामेंटल राइट को कम किया जा सकता है। तो अगर हमारी संस्कृति का कोई पार्ट ऐसा है, ठीक है, हमारी संस्कृति का कोई पार्ट ऐसा है जिससे अव्यवस्था फैले, यानी लोक व्यवस्था क्या हो, लोक व्यवस्था मतलब जो है कि सामाजिक स्थिति क्या हो, भंग हो, अशांति समाज में पैदा हो। तो समाज में अगर उससे अशांति पैदा हो रही है या उसकी वजह से स्वास्थ्य पे कोई खतरा है तो हमारे उस कार्य को रोका जा सकता है, समझ लो ना। तो सबका बच्चों एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पावर किसी को भी एकदम आत्यांतिक रूप से दे दिया जाए, एब्सोल्यूट पावर दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो अब मान लो हम लोग में हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में या क्रिश्चियन में कोई ऐसा रीति रिवाज है, ठीक है, जिससे नुकसान है। जैसे हम देखें जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू में क्या था कि आदमी जो है वो सांड से लड़ते थे। अब सांड सांड से लड़ रहा है कौन, आदमी, ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई ना, ठीक है। तो अब इस टाइप की अगर हमारी संस्कृति है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है, हमारे फंडामेंटल राइट को कम किया, राज्य जो है फंडामेंटल राइट को हमारे कम कर सकता है। तो अब विशेष संस्कृति, संस्कृति मतलब क्या, ठीक है, जैसे उनका अपना कल्चर, जाके ताजिया निकालना, ठीक है, और उनके जो विभिन्न त्यौहार हैं उसको सेलिब्रेट करना, ठीक है, उनका अपना पहनावा, दाढ़ी रखना वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, संस्कृति का पार्ट है। तो इन्हें अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। यही बात अनुच्छेद 29 कहता है, ठीक। तो अनुच्छेद 29 खत्म। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 30 पे। आर्टिकल 30। अब अनुच्छेद 30 क्या है, ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या है इसको देखते हैं। अब इसमें कहा गया बच्चों भाषा, ठीक है, भाषा या धर्म पर आधारित, समझ रहे हो, भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उसके प्रशासन का अधिकार होगा। ये बात पहले लिख देते हैं फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। भारत में प्रत्येक प्रत्येक अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक
वर्ग को जिसकी प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को, जिसकी नहीं लिखेंगे, वो 29 में जा रहे थे, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी अपनी पसंद के अनुसार, कहीं कहीं रुचि शब्द भी आता है बच्चों, अपनी पसंद के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक, देखें हम लोग इसको जरा। तो अब प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद के अनुसार, ठीक ना, अपनी पसंद के अनुसार शिक्षण संस्था यानी विद्यालय वगैरह, ठीक है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का राइट होगा, अधिकार होगा। अच्छा, अब देखो, अगर कोई अल्पसंख्यक, अब यहाँ बच्चों कंपेयर करके देखो, ठीक है, यहाँ कंपेयर करके देखो, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 28 में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, ठीक। तो इसमें हम 28 में क्या देखे थे कि अगर किसी विद्यालय का शिक्षण संस्थान का निर्माण राज्य ने कराया है तो ऐसे जगहों पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। परंतु हम लोगों ने 30 में बच्चों क्या देखा था, 30 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो 30 में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है, तो वो कोई स्कूल बनवा रहा है तो वो इस उद्देश्य से ही बनवा रहा है कि उसमें हम क्या करेंगे, धार्मिक शिक्षा देंगे, धार्मिक शिक्षा देंगे। तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, जैसे मदरसे वगैरह हैं, ठीक है, मदरसे वगैरह। तो अब अगर मदरसे का निर्माण हुआ है किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका उद्देश्य ही यही है कि इस्लाम धर्म के बारे में लोगों मतलब अपने वर्ग को, ठीक है, मुस्लिम वर्ग को इस्लाम के बारे में ज्ञान देना, उसके बारे में जो है नॉलेज बढ़ाना उनका, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद 30 उनको ये इजाजत दे रहा है, ठीक है, कि प्रत्येक हर अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार होगा तथा उसके प्रशासन का भी अधिकार होगा। अब उसके पास पूरा पूरा राइट है कि जैसे गवर्नमेंटेड आदेश है कि स्कूल सुबह जो है 8 बजे ओपन होगा, 2 बजे बंद होगा। मान लो उसने कहा कि हम 8 बजे नहीं, हम स्कूल 10 बजे ओपन करेंगे, ठीक है, और शाम को 4 बजे बंद करेंगे, तो ऐसा वो कर सकते हैं। यानी कि उस स्कूल को कैसे चलाना है उसकी पूरी जिम्मेदारी किसके पास होगी, ठीक है, उस स्कूल के संस्थापक के पास होगी, जिसने उसको क्या किया है, निर्मित कराया है, ठीक है। तो यही बात आपको जानना था अनुच्छेद 30 में कि किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा, यानी उसको चलाने का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 30 में ये इतनी बात बच्चों याद रखनी है। और 30 हम लोग का खत्म। तो 30 खत्म तो इसका मतलब ये है कि 5वां मौलिक अधिकार भी क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब हम लोग आएंगे छठे मौलिक अधिकार पे, ठीक। तो इसके बारे में पहले कुछ थोड़ा सा पॉइंट नोट करेंगे, फिर देखेंगे। आर्टिकल 32, ठीक है, 32 क्या है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें बच्चों
याद करने की जरूरत है आप लोग को। मैंने जब पढ़ाया था आप लोग को प्रियम्बल, तो प्रियम्बल पढ़ाते समय मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया था, ठीक है, और आर्टिकल 32 का नाम लिया था, और ये पूरे लाइन का नाम लिया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक उपचार, तो अब ये है क्या, इसको समझते हैं। परंतु इससे पहले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन जान लें। कथन क्या है, उनका कहना क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या बोला है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान की, संविधान की आत्मा, संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक, समझना बच्चों। अब देखो संवैधानिक उपचार है क्या। संवैधानिक उपचार में बच्चों दो बात ध्यान अभी और रखो। क्या, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों दोनों फंडामेंटल राइट के कस्टोडियन, फंडामेंटल राइट के कस्टोडियन यानी संरक्षक हैं, संरक्षक हैं। ठीक, अब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रक्षा करता है फंडामेंटल राइट की हम लोगों के। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत, के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखना है बच्चों। अब बात करें, तीन हमारे वहां न्यायालय के प्रकार होते हैं। तीसरा कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फंडामेंटल राइट के मामले में कहीं कोई पावर नहीं है, ये फंडामेंटल राइट के केस की सुनवाई नहीं करता। ठीक, तो अब होगा क्या, कैसे रक्षा करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ठीक है, चलो कैसे रक्षा करेगा। अब देखो बच्चों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कुल कुल 5 प्रकार के, कुल 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, कुल 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ठीक, किस लिए, मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को वापस दिलाने के लिए। अच्छा, रिट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यहां देखो बच्चों, रिट का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, आदेश। ठीक ना, रिट एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, न्यायालय का आदेश। न्यायालय के आदेश को ही हम क्या बोलते हैं, रिट बोलते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उनको वापस दिलाने के लिए, राज्य ने अगर हमारा मौलिक अधिकार छीना तो उसको वापस दिलाने के लिए कौन सा रिट जारी करेगा, तो ये रिट जारी करेगा। ठीक है, 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। किस परिस्थिति में कौन सा रिट जारी किया था, यही बात हम लोग को यहाँ पे जाननी है। किस अनुच्छेद के तहत जारी होगा, सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 226। ठीक, अब रिट कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। ठीक, 5 प्रकार के। अब ये 5 प्रकार के रिट कौन कौन है, देखो, पहला, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अंग्रेजी भी लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंग्लिश से लिखना पड़ता है बच्चों। जो
बुकलेट जो मिलता है उसका कॉलम, बुकलेट जो मिले उसका जो पेज है, लेफ्ट पेज जो है वो इंग्लिश में रहेगा, राइट पेज जो है हिंदी में रहेगा। परंतु देखो खुरापात क्या होता है एग्जामिनर का, अभी बताते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, हैबियस कॉर्पस, ठीक ना। दूसरा परमादेश तो मैंडेमस। तीसरा प्रतिषेध प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। चौथा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। सर्टियुरारी। और पांचवा अधिकार परीक्षा। वो वो वारंट हो। ठीक है बच्चों, ये स्क्रीनशॉट निकालो फिर आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक, चलो अब देखते हैं बारी बारी से। हाँ मैं ये बता रहा था, क्यों क्यों मैंने ऐसे बताया है। देखो बच्चों क्या करेगा, जैसे कोई केस है तो उसको देखो कैसे करेगा। मान लो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। ये पूछा किसी व्यक्ति को पुलिस ने अवैध रूप से गिरफ्तार कर रखा है, तो पुलिस के खिलाफ ये 5 में से कौन सी रिट जारी होगी। तो हमको मालूम है आंसर क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो वो करेगा क्या, इंग्लिश वाले कॉलम में लिखेगा, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। और हिंदी वाले कॉलम में देखो क्या करेगा, इसी का प्रोनाउंसिएशन लिख देगा, ऐसे लिख देगा, हैबियस कॉर्पस। अब हमको मालूम है क्या, हमको तो मालूम है यार बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो अब यहाँ पे दिक्कत हो गई, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत हो गई। तो इस दिक्कत से बचना है, इसलिए कि हम लोग को इंग्लिश वाला जो वर्ड है वो याद होना चाहिए, ठीक। तो अब कौन किस परिस्थिति में जारी होता है देखते हैं। तो सबसे पहले हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसको देखते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें हम लोग को शाब्दिक अर्थ भी देखना है। तो शाब्दिक अर्थ यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, तो अर्थ होगा सशरीर, सशरीर उपस्थित, ठीक है, सशरीर उपस्थित कीजिए। तो सशरीर उपस्थित कीजिए, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक। अब इसकी लाइन क्या है देखते हैं बच्चों, ठीक। चलो देखते हैं जरा इसको। यह रिट, यह रिट उस समय जारी किया जाता है, थोड़ा सा बच्चों संयम बनाए रखना, लिख रहा हूं तो भागना मत। उस समय जारी किया जाता है जब, जब कोई, कोई लोक प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी या
कोई व्यक्ति किसी को अवैध रूप से अवैध रूप से निरुद्ध यानी गिरफ्तार कर रखा है, ठीक है। ये बच्चों पूरा बंदी प्रत्यक्षीकरण का लाइन है। अब देखो ये क्या है, जैसे बच्चों मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब कभी हमारे फंडामेंटल राइट छीने जाएंगे, मौलिक अधिकार हमारे छीने जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से हम कहीं भी जाते हैं, हम मतलब हमारे परिजन, ठीक है, तो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो अब रिट जारी करेगा तो किस परिस्थिति में कौन सा रिट, तो मान लो जैसे मैंने कोई अपराध किया, ठीक, मैंने कोई अपराध किया और पुलिस मुझे अरेस्ट की, तो याद करो अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 क्या लिखा था आर्टिकल 22 में कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले क्या करना होगा, उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। तो अब मान लो हुआ क्या कि पुलिस ने अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद मुझे न्यायालय के सामने उपस्थित, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं किया, 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ कि नहीं, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही बात है कि अगर हमको अरेस्ट किया गया तो 24 घंटे के अंदर जज के सामने आप उपस्थित कर दीजिए, और अगर नहीं किए तो यानी कि हमने अपराध किया है या नहीं किया है ये बात पुलिस नहीं तय करेगी, ये तय करेगा अदालत, तय करेगा। तो तय करने के लिए आपको वहाँ पे भेजना है, तो पुलिस अगर नहीं भेजी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पुलिस के खिलाफ रिट जारी होगा, ठीक है, रिट जारी होगा, हम आवेदन करेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट क्या करेगा, ठीक है, रिट जारी करेगा, कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का, और कहेगा, शाब्दिक अर्थ क्या लिखवाए हैं, सशरीर उपस्थित कीजिए, यानी कि क्या, बात से नहीं काम चलेगा, मुझे सशरीर यानी कि मुझे ले चलो जज के सामने खड़ा करो, तो यही क्या हो गया, सशरीर उपस्थित कीजिए, तो क्या करना होगा, सशरीर उपस्थित करना होगा। उसके बाद जज देखेगा सबूतों को, और अगर मैं अपराधी रहा, ठीक है, तो मुझे सजा दे दी जाएगी, ठीक। तो यही है, क्या लिखा हमने, यह कब जारी किया था, जब कोई लोक प्राधिकारी, तो लोक प्राधिकारी में कौन बच्चों, यही पुलिस को मैं यहाँ पे अगर रख दूं, ठीक ना, पुलिस, तो ये क्या हो गया, लोक प्राधिकारी, इसी के खिलाफ जारी होगा रिट। अच्छा, मान लो किसी व्यक्ति ने अगर किसी को पकड़ लिया है, जैसे मान लो मैं सूद पे पैसा अगर दे रहा हूँ और किसी को मैंने दे रखा है, काफ़ी समय हो गया उसने लौटाया नहीं मेरा पैसा, तो मैंने क्या किया, उसको पकड़ के बैठा लिया और घर में कहीं किसी जगह पे मैंने उसको बंद कर दिया। तो अब मैंने क्या किया, उसको निरुद्ध कर दिया ना, गिरफ्तार कर लिए हैं, गिरफ्तारी टाइप निरुद्ध करना मतलब बंद कर देना कहीं, ठीक है, मैंने शब्द क्या यूज कर लिया है, गिरफ्तारी, ठीक, परेशान नहीं होना है। तो निरुद्ध कर दिया मैंने, बंद कर दिया उसको। तो अगर उसके घर वाले जान भी रहे हैं कि मैंने अरेस्ट किया हुआ है, इसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है, तो मगर मैं इतना जो है दबंग टाइप का व्यक्ति हूँ कि मुझे जो है मुझसे आके अपने बच्चे को ले नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में पुलिस के पास हो जाएंगे। मान लो पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि नहीं, उनके खिलाफ तो हम एक्शन नहीं लेंगे, तब क्या होगा, तब वो जाएंगे कहाँ, कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में। तो न्यायालय क्या करेगा, मेरे खिलाफ रिट कौन सा जारी करेगा, रिट जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पुलिस आएगी, मुझे भी और जिसको मैंने पकड़ रखा उसे भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। मैंने गैर कानूनी तरीके से पकड़ा है, जो हमें उसकी सजा देनी है वो तो देगा, ठीक है, न्यायालय। पुलिस एक्शन नहीं लिया, उसको भी सजा मिलेगी, ठीक। तो ये जरूरी नहीं कि सजा मिले, डांट फटकार के भी न्यायालय छोड़ सकता है। तो ये व्यक्ति के खिलाफ भी जारी होता है, और जो पुलिस वगैरह होते हैं जिनको हम लोक प्राधिकारी बोलते हैं, सरकारी कर्मचारी बोलते हैं, उनके खिलाफ भी जारी होता है, ठीक है। यही बच्चों क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ठीक। आते हैं सेकंड पे।
मैंडेमस, ठीक ना, मैंडेमस यानी कि परमादेश, परमादेश। अब परमादेश क्या है बच्चों, और इसको समझते हैं। ठीक है, परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। ठीक ना, परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, हम आदेश देते हैं। ठीक, तो लिख देंगे हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। अच्छा, ये क्या है, अब इसको देखो, यह रिट, ठीक है, ये रिट कब जारी होगा, तो उस समय जारी किया जाता है जब जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों को करने से इनकार करे या उसे अवैध रूप से करे, या उसे अवैध रूप से करे। ठीक, या उसे अवैध रूप से करे। ठीक, अब देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान देने की जरूरत है, क्या बात, देखो, लोक प्राधिकारी, ठीक है, अपने कर्तव्यों को करने से क्या करे, इनकार करे या उसे अवैध रूप से करे। ठीक, अब देखो इसको समझे, बेहद आसान है। ठीक है, जैसे मान लो थाने गए हम लोग, और थाने में किसी ने हमको मारा, या मेरे वहाँ चोरी हुआ, या कुछ भी, तो गए हम थाने पे, और थाने पे हमने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, और हमारा ये परेशानी है और इस पे एफआईआर दर्ज कर। अब इंस्पेक्टर जान रहा है कि हाँ वास्तव में कंडीशन तो है ही एफआईआर करने वाला, ठीक है, एफआईआर दर्ज करना चाहिए, परंतु वो क्या कह रहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, जिस भी रीजन से वो मना कर रहा हो, हमको वो नहीं जानना। ठीक है, वो तो उनकी अपनी प्रॉब्लम हो गई। ठीक, तो अगर वो क्या है एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रहा है, तो यहाँ क्या हो गया कि वो अपने कर्तव्यों को करने से इनकार कर रहा है। ठीक है, या फिर एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार है, परंतु कह रहे हैं कि एफआईआर हम तब दर्ज करेंगे जब तुम हमको 20,000 रुपए कम से कम दे दो, तब जो है कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे। तो अब क्या हो गया, अपने कर्तव्यों को अवैध रूप से करने लगा। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, भाई वो इंस्पेक्टर साहब हैं, तो अब इंस्पेक्टर साहब से कहाँ उलझेंगे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में फिर होगा क्या, तो ऐसी स्थिति में देखो बच्चों, न्यायालय का होना देखो इसीलिए जरूरी है। ठीक है, न्यायालय का होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि न्यायालय क्या है, न्यायालय सरकार यानी राज्य की मनमानी पर रोक लगाता है। ठीक है, और देश का शासन संविधान के अनुरूप चलने देता है। ठीक है, तो इस वजह से न्यायालय का सम्मान बहुत जरूरी है और न्यायालय का होना। ठीक, तो अब न्यायालय क्या करेगा, इनके खिलाफ रिट जारी करेगा, इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ। कौन सा, परमादेश। क्या इसका शाब्दिक अर्थ है, हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं कि ये व्यक्ति आए हैं, ठीक है, तो इनका एफआईआर तुम दर्ज करो, हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अपने कर्तव्य को करने से इनकार कर रहे थे ना, तो क्या बोला है, कर्तव्य को करने से इनकार नहीं कर सकते, तो इनकार कर रहे थे, तो इसलिए रिट जारी हुआ। अगर मान लो वही पैसा मांग रहे थे, तो मैंने बताया जज से कि जज साहब जो है एफआईआर का तो पैसा नहीं लगता है, परंतु ये जो है 20,000 रुपये मांग रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, यही रिट जारी होगा। ठीक है, तो ये बात हम लोग की क्लियर कि परमादेश कब जारी होता है, जब कोई अपने कर्तव्यों को करने से इनकार करे या कर भी रहा है अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से कर रहा है। ठीक, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। ठीक, चलो, तो इतनी बात क्लियर, आगे आते हैं।
तो अगला प्रतिषेध। प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, ठीक है। चलो अब इसके शाब्दिक अर्थ को देखें। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना या मना करना, रोकना या मना करना। अच्छा, ये है क्या, समझ लें इस बात को भी। देखो, यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने से अधीनस्थ, अधीनस्थ मतलब छोटा, वरिष्ठ मतलब बड़ा, ठीक है, अपने से अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय के खिलाफ जारी करता है, जारी करता है, ठीक। अब ये कब जारी होगा? ये कब जारी होगा? जब अधीनस्थ न्यायालय, लाइन बच्चों जो है ये देखने के साथ साथ थोड़ी बातों को मेरे सुनते भी रहना कि यहाँ आगे अगर देखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे? जब अधीनस्थ न्यायालय, जब अधीनस्थ न्यायालय, यह उस समय जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे। ठीक। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो। क्या? पहला तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रोकना या मना करना, ठीक है, रोकना या मना करना। दूसरा बात यहाँ पे क्या है? ये ऐसा रिट है जो न्यायालय ही न्यायालय के खिलाफ जारी करता है। तो दो ऐसे रिट हैं, एक तो ये प्रतिषेध और दूसरा उत्प्रेषण, वो भी बड़ा न्यायालय अपने से छोटे न्यायालय के खिलाफ जारी करता है। वो कब जारी करेगा अभी उसको इसके बाद देखेंगे, तो पहले ये समझ लें। अच्छा, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने से अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे। ठीक, अब इसका मतलब समझ। जैसे मान लो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट से नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई कार्य ऐसा कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, समझ रहे हो, जो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। अब हम बात करें, जैसे एक मार्कशीट है, एक मार्कशीट है जिसपे एटलीस्ट प्रिंसिपल का साइन होना आवश्यक है। तो अब क्या है कि प्रिंसिपल ही मार्कशीट पे साइन करेगा, परंतु प्रिंसिपल साइन ना करके जो स्कूल का मैनेजर है वो साइन मार दे रहा है प्रधानाचार्य का। तो ये क्या हो गया कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य किया। तो वैसे ही हमारा न्यायालय है, तो न्यायालय में अगर कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करेगा और इस बात की सूचना किसे मिल गई? हाई कोर्ट को। या हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किया, तो हाई कोर्ट से बड़ा कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को मान लो मिल गई जानकारी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट के इस कार्य को बीच में ही क्या करेगा? यही फर्क बच्चों समझना है, बीच में ही रोक देगा और कहेगा कि इस केस को क्या है, तुम छोड़ दो, ये तुमको नहीं देखना है, ठीक है, ये क्या करना है, ये तुमको नहीं देखना है। तो अब क्या होगा? तो उत्प्रेषण रिट जो है अभी वो हम लोग देखेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। तो होगा क्या, उस केस को कोर्ट जो बड़ा वाला है वो अपने पास मंगवा लेगा और उस पर निर्णय वो खुद देगा, ठीक है, छोटे न्यायालय को रोक देगा, कहेगा तुम्हारे तो अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, तुम कैसे इस केस को देख रहे हो। ठीक,
तो बीच में ही रोक देना क्या होता है, ठीक है, प्रतिषेध। ठीक, बात समझ में आई, प्रतिषेध। ये क्या लिखा है, रोकना या मना करना। अच्छा, अब आगे देखें, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण शाब्दिक अर्थ, सूचना देना या भेजना। ठीक है, ये है शाब्दिक अर्थ। अच्छा, अब इस शाब्दिक अर्थ को जो देखते हैं बच्चों, शाब्दिक अर्थ को देखते हैं। देखो, यह, अच्छा, ये भी, यह भी न्यायालय, न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा, न्यायालय के खिलाफ ही, खिलाफ ही जारी किया जाता है। जारी किया जाता है। ठीक, कब ये जारी होगा, ठीक है, ये उस समय जारी होगा जब, जब अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय ने केस पर निर्णय, निर्णय दे दिया, निर्णय दे दिया। ठीक, अब सुनो क्या है, जैसे समझना बच्चों। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय। अब जिला न्यायालय ने किसी ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर लिया, ठीक है। अब जिला न्यायालय में न्यायाधीशों का क्रम है, ठीक ना, न्यायाधीशों को उसमें क्रम होते हैं। अब मान लो उसमें कोई एक न्यायाधीश है जिसको जिसको मर्डर का केस देखने का अधिकार नहीं था, परंतु हुआ क्या, उसने मर्डर के केस की सुनवाई किया, और सुनवाई करने के बाद वो क्या किया, उस पर अपना निर्णय सुना दिया और कहा कि फला व्यक्ति इसने जो है अपराध किया, इसके लिए इसको 20 साल का कैद या फिर कह दिया फांसी की सजा, सजा सुना दिया। अब जब इस बात की सूचना मिली किसको, हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट कहा कि यार तुमको तो जो है कि इजाजत ही नहीं थी 302 का, यानी मर्डर का केस देखने की इजाजत तुमको थी ही नहीं, और तुमने कैसे जो है कि मर्डर का केस कैसे देख लिया, और उसके बाद तो और तुम निर्णय भी दे दिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये जो निर्णय जो है दिया है उसको क्या किया, क्या करेगा, निर्णय रद्द कर देगा। कौन, वरिष्ठ न्यायालय, ठीक ना। लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को वरिष्ठ न्यायालय क्या होगा, सीनियर कोर्ट जो होगा वो क्या करेगा, रद्द कर देगा। यानी कि फांसी की सजा या जो भी सुनाया है वो क्या होगा, वो रद्द हो जाएगा। तो उत्प्रेषण कब जारी होता है, उत्प्रेषण रीट तब जारी होता है कि जब केस की अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, ठीक है, अधीनस्थ यानी छोटा न्यायालय केस की सुनवाई किया है और करने के बाद उस पर अपना निर्णय भी दे दिया है, तो उस निर्णय को रद्द करने के लिए रिट कौन सा जारी होता है, उत्प्रेषण रिट जारी होता है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को यहां ऐड कर देते हैं, यह निर्णय को, निर्णय को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, चलो, तो ये बच्चों क्लियर। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बच्चों क्वेश्चन पूछ लेना, सर प्रॉब्लम है बता दीजिए, तुरंत मैं बताऊंगा। ठीक, अच्छा, तो अब ये हो गया। और लास्ट देखिए, को वारंटो, अधिकार परीक्षा,
ठीक है, कोवारंटो। तो कोवारंटो बच्चों क्या है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। हाँ, तो इसका भी शाब्दिक अर्थ लिख लें, इसका भी शाब्दिक अर्थ लिख लें, किस किस अधिकार से। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, किस अधिकार से, ठीक है। अच्छा देखो, ये क्या होगा, यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति या लोक प्राधिकारी किसी पद को अवैध रूप से ग्रहण, ग्रहण मतलब प्राप्त किया, ठीक। तो ये बच्चों इतनी लाइन हो गई। अच्छा अब इसको समझ लें, ये क्या क्या होगा, उस समय जारी किया जाएगा जब कोई व्यक्ति या लोक प्राधिकारी, ठीक है, लोक प्राधिकारी किसी पद को अवैध रूप से प्राप्त किया है। जैसे देखा करो, अभी अभी 2 साल पहले एक केस आया था लड़की का, वो 24 जो है प्राइमरी स्कूलों की वो टीचर थी, एक ही टीचर 24 प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, समझ रहे हो। तो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे वो क्या की थी, 24 जगहों का वो टीचर बनी हुई थी और 24 जगहों की सैलरी वो उठा रही थी। तो अब ऐसे बहुत से केस फ्रॉड के आते हैं, ठीक है, फ्रॉड के केस ऐसे बहुत से आते हैं। अब मान लो है क्या कि प्राइमरी स्कूल का कोई टीचर, पता क्या चला उसका बीएड का मार्कशीट फर्जी है, बीए का मार्कशीट फर्जी, ठीक है, प्लस टेट जो है वो भी फर्जी, और उसके बाद उसने क्या है प्राप्त कर लिया, ठीक है, टीचर का पद, सैलरी वगैरह अब उठा रहा है। तो वो क्या है, उसका पद अब अवैध हो गया, ठीक ना, इसका पद क्या हो गया, अवैध। तो हम लोगों ने लिखा है जब कोई व्यक्ति या लोक प्राधिकारी किसी पद को अवैध रूप से, ठीक है, अवैध रूप से प्राप्त किया, तो इसके खिलाफ, इस प्राइमरी टीचर के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, हाईकोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा। कौन सा रिट जारी करेगा, को वारंटो का, ठीक ना, अधिकार परीक्षा का, और पूछेगा कि किस अधिकार से तुमने ये पद प्राप्त किया है, इसका जवाब मुझे। तो जवाब तो होगा नहीं, क्योंकि सारे मार्कशीट फर्जी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा ये कि इनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज होगा, पैसा जो कमाए हैं उसकी रिकवरी भी हो सकती है, और उसके बाद से इन्हें जेल भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोग का अनुच्छेद 32 खत्म हुआ, और अनुच्छेद 32 खत्म होने के साथ ही हम लोग का फंडामेंटल राइट कंप्लीट, ठीक है, फंडामेंटल राइट कंप्लीट। तो मैंने क्या बताया, वनडे लेवल पे बच्चों जितना आपको चाहिए था मैंने उतना बात बताया है, ठीक है, उतना बात बताया है। और ये ध्यान रखना बच्चों, क्लास वगैरह जो है आप कहीं जो चूँकि यूट्यूब पे वीडियो पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे वीडियो हैं। तो वहाँ यहाँ ये जो हम लोग का क्लास चल रहा है बच्चों, ये प्रॉपर इसलिए है कि इतना आपको पढ़ा दिया जाए कि आपका जो वनडे का पेपर है, जेई का हो या कुछ भी आप देने जा रहे हैं, तो उसमें आप सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है, उसमें आप सेलेक्ट हो जाएं। तो जब एक मिनिमम नोट्स हमारा होगा, एक मिनिमम वीडियो होगा, मान लो मैं अगर जो है, बहुत से चैनल आपको मिलेंगे यूट्यूब पे जो 150 क्लास पढ़ाए हुए हैं, क्या 150 क्लास को आप जो है अब से देखिए, 150 घंटे लगेंगे, 150 घंटे, 1 घंटे की वीडियो है, 150 है, 137 वीडियो पड़े हुए हैं। तो वो बच्चों उससे सिलेक्शन नहीं होगा, आप उतना स्टोर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, आप उतना स्टोर कर ही नहीं पाओगे। तो मैं जितना आपको दे रहा हूँ आप इतना आसानी से जो है स्टोर कर लोगे, चीज़ें समझ में भी आएंगी, क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ कहीं भी, ठीक है, हमारे द्वारा या हमारे चैनल के किसी भी टीचर के द्वारा ज्ञान प्रदर्शन करना, ठीक है, कोई हम लोग का उद्देश्य नहीं है,
आप सेलेक्ट हों, सफल हों, ठीक है, तो हम जो है ऑलरेडी सफल हो जाएंगे, हम लोग ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि वनडे को टारगेट करके पढ़ाया गया है। तो मैं क्या बोला कि कहीं भी क्लॉज वगैरह नोट्स वोट्स अगर अदरवाइज कहीं भी मिल गया या वीडियो पड़ा हुआ है दुनिया भर का, तो कहीं जो है भटकना मत बच्चों। स्वतंत्रता आपकी है, मन आपका, मगर कहीं ना कहीं से है कि मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक, अगर आप उसको मानते हैं तो अच्छा होगा, ठीक है। तो वीडियो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा ही देखें। आप जो है कि अगर भाई कहीं से लगता है कि भाई वनडे को टारगेट करके कुछ और अच्छा है तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो वनडे के हिसाब से मैंने बच्चों पूरा जो है क्लास कवर किया। और अब हम लोग का जो अगला क्लास होगा वो किस चैप्टर का होगा, नीति निर्देशक तत्व का, ठीक है। तो हम लोग उसको जो है पीपीटी के माध्यम से कवर किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लिखने वाला काम ज़्यादा है। हालांकि ये भी पीपीटी बनवाने वाला था मैं, मगर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई समय की, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे और फिर हम लोग कल नीति निर्देशक चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है बच्चों। चल पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए।